और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले रूल्स के बारे में हम बात करें तो गाइस आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको वो नोट डाउन जो है वो करते हुए चलना है। और उसके अलावा जैसे ही एक टॉपिक जो है वो फिनिश होगा, यानी कि नोट डाउन जनरली आपको जो है वो रफ में करते हुए चलना है, यानी कि सिर्फ फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन ना भी करो तो भी चलेगा। बट जैसे ही एक टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको लिखना है अपने नोट्स में, क्योंकि वही चीज होगी जो एग्जामिनेशन के लिए काम की होगी, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में जो है आयुष गुप्ता जी ने काफी सारे कमेंट जो है वो किए हैं अप्रिसिएशन के। मेरे ख्याल से बहुत पुराने वीडियोस जो है वो आपने एक साथ देखे हैं। चलो वेरी गुड, मतलब कंटिन्यूटी फॉलो कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। आयुषी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, अगर सेलेक्ट हो गई तो टीचर्स की सैलरी जो है वो जरूर बढ़ेगी। नहीं नहीं आयुषी, इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगा मैं। आपके सिलेक्शन के बाद जो है वो कम से कम 1 करोड़ तो गिरना चाहिए ना भाई अपने अकाउंट में। वो कैसे गिरेगा वो मैं बताऊंगा। मेरे से कांटेक्ट में रहना आफ्टर सिलेक्शन, फायदा सबका होगा। फिर इसके अलावा उत्तम कुमार से बड़ा मैं इम्प्रेस्ड हूँ। उन्होंने बहुत बहुत ही बढ़िया जो है वो किया है ये कमेंट। बहुत अच्छा लगा देखकर कि काफी डिटेल में जो है उन्होंने देश की जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो मेंशन किया है। तो आप लोग आंसर्स लिखा करो यार, आंसर्स जब लिखोगे ना तब मुझे भी अच्छा लगता है और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इजी हैबनेट है वो, एक बार मैंने पूछा था कि कोविड के बाद जो है ऐसा लग रहा है ना कि बहुत तेजी से दिन जा रहा है, यानी कि पता ही नहीं लगा यार कि कब कोविड निकल गया। और आज की डेट में देखो आप कितनी तेजी से समय चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और ये चीज पता हुई है कोविड के बाद से। कोविड से पहले तो फिर भी अंदाजा होता था कि हाँ यार टाइमिंग वगैरह का, आजकल तो टाइमिंग का अंदाजा हो ही नहीं रहा है कि कितनी तेज टाइमिंग भाग रहा है। पता नहीं, ऐसा मेरा ही ऑब्जर्वेशन है कि आपको भी लग रहा है। मैंने एक्चुअली एक रील देखी थी, उसके बाद से मैंने ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया और वाकई में ये फील हो रहा है कि समय बहुत तेजी से भागता जा रहा है। और इजी हैप ने भी ये संसद से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने उसका बढ़िया आंसर जो है वो दिया है। चलिए, तो सभी के कमेंट्स की भी बात जो है वो हो गई। अब अपन सेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक है। लॉजिस्टिक सेक्टर जो है समझते हो ना, ये बेसिकली सिंपल शब्दों में ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर, कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो हम एक ऐसे ही सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन है। अगर इकोनॉमी एक गाड़ी है तो लॉजिस्टिक उसका इंजन है, पता है। इकोनॉमी को चलाने में लॉजिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे लीड्स 2024 की रिपोर्ट के बारे में। इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर की करंट सिचुएशन और चैलेंजेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग रिपोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा कर लें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी रिलीज किया है लीड्स 2024 रिपोर्ट। अभी लिखना मत, कुछ बाद में लिखवाऊंगा। साथ ही लॉन्च हुआ है पीएम गति शक्ति का एक नया कोर्स जो हेल्प करेगा एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और नेशनल डेवलपमेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लीड्स के ऑब्जेक्टिव क्या है ये सुन लो। तो लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। क्या नाम से हमारे डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या होगा? लॉजिस्टिक ईज, लॉजिस्टिक आसान हो जाएगा, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आसान बनेगा अलग अलग राज्यों में, है ना। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रो कर रहा है, वही ये रिपोर्ट बताती है। तो ये एक एनुअल असेसमेंट है, यानी कि सालाना तौर पर इसका आकलन किया जाता है, जो पहली बार 2018 में लॉन्च हुआ था। और इसका गोल है लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करना और स्टेट्स को रिफॉर्म्स के लिए इंकरेज करना, कि राज्य के अंदर सुधार आए और राज्य अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करें। बात समझ में आ रही है?
अब ये किस आधार पर जो है वो इवैल्यूएट करते हैं पूरी चीजें? तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विसेज देखते हैं कि कितनी फास्ट सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है ना, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट वहां पर जो है वो कैसा है, स्टाफ जो है वो कितनी जल्दी कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, है ना। और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, ये नया पिलर 2024 में ऐड हुआ है, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक का, कि हम अगर ट्रांसपोर्टेशन करें तो ये चीज का ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट को कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचे। अब जो टॉप परफॉर्मर जो है कोस्टल स्टेट्स में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लैंडलॉक स्टेट्स में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, और यूटी में दिल्ली, चंडीगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। अब सुनो, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या क्या है, तो इस पर जो है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले। तो लॉजिस्टिक सेक्टर गाइस 13 से 14% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए तो लॉजिस्टिक को इंजन कहा जाता है इकोनॉमी का। और 22 मिलियन लोगों को रोजगार देता है ये सेक्टर। 2027 तक और 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने का एस्टिमेशन है। और इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 8 से 9% है। मतलब कि हमें अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, यह हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम है इसी कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि कॉस्ट अगर कम लगेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। और वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक 38 आई है आउट ऑफ 139 कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर में। अब सुनो इनिशिएटिव्स के बारे में। पीएम गति शक्ति, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सीखने के लिए एक कोर्स लाया जा रहा है जिससे कि स्किल डेवलपमेंट होगी। प्लेटफॉर्म जैसे कि आई गॉट कर्मयोगी, मैंने आपको आई गॉट कर्मयोगी के बारे में पहले पढ़ाया हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आई गॉट कर्मयोगी किस पर्पस के लिए काम करता है, यानी कि इसका काम क्या है। अभी के अभी वीडियो पॉज करो, लिखकर बताओ। और यूजीसी स्वयं, इन पर ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे पीएम गति शक्ति से रिलेटेड। और पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में 2 पॉइंट्स में से आप लिखकर बताओ कि स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी मिनिस्ट्रीज इस स्कीम के साथ जो है वो जुड़ी हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले भी गति शक्ति का करवा चुका हूं, कई बार ये टॉपिक आ चुका है। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी नए नए जुड़े हैं तो 1 महीने के अंदर आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते चीजों को याद करवा देना। और याद क्या करवाना, याद याद कुछ नहीं होता, दिमाग में रखना है बस। आपको एक अवेयर्ड पर्सन बनना है। लीप्स 2024 अवार्ड दिए गए हैं एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को, जिसमें स्टार्टअप्स और एमएसएमई भी इंक्लूडेड है। एनसीएईआर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को एक्यूरेटली एस्टिमेट करने के लिए एक हाइब्रिड मेथोडोलॉजी डेवलप की जा रही है। बट हमें और भी चीजों पर काम करना जरूरी है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, कि भाई सामान शिप के थ्रू भी हमारे पास पहुंचे, है ना, ट्रक्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू। यानी कि हमें सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हम उपयोग करें एफिशिएंट तरीके से। और इनलैंड कंटेनर्स डिपोर्ट्स स्टैब्लिश करें, यानी कि रिवर्स का उपयोग करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा। फिर इसके अलावा ग्रीन लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें, महिलाओं को शामिल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सब नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाने के लिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करें और स्टेट्स को इंकरेज करें कि इनोवेटिव मेजर्स जो है वह अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि हम लॉजिस्टिक सेक्टर को और बेहतर और इंप्रूव कर सकें। सो गाइस, इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बैकबोन नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये सुधार और इनिशिएटिव हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर और भी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे।
तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पेन और पेपर उठाओ और फटाफट लिखते चलो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये छठी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 की रिपोर्ट है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कभी कभी कि ये रिपोर्ट फलाना किसके द्वारा रिलीज की गई, कौन सी रिपोर्ट थी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अंदर एक नया कोर्स शामिल किया है पीएम गति शक्ति का, और इसके ब्रैकेट में लिख देना स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है कि बेटर तरीके से ऑफिशियल्स को जो है वो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसी के नीचे अभी के अभी जो है वो लिख लो, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म लिखो, प्लेटफॉर्म डैश कि कहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आई गॉट कर्मयोगी, और गेस करो, याद करो मैंने और कौन सा बताया था, यूजीसी स्वयं। आई गॉट कर्मयोगी और यूजीसी स्वयं। जिसके दिमाग में मेरे बताने से पहले यूजीसी स्वयं या हल्का सा यूजीसी भी क्लिक हो गया, तो दैट मीन्स कि आप बिल्कुल फोकस के साथ सुन रहे हो, फोकस के साथ पढ़ रहे हो, और आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। जिनके दिमाग में नहीं आया है तो अब से फोकस देना शुरू करो। ठीक है। इसके अलावा गति शक्ति विश्वविद्यालय भी इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, ये नेशनल डेवलपमेंट, अच्छा ये पूरी चीज जो है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च की जा रही है, ये पूरे कोर्सेस। इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, आपको बता याद रखने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली बात है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। वो याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, अब ये लीड्स के बारे में लिख लो आप। लीड्स जो है वो स्टार्ट हुई थी 2018 में, और ये बेसिकली एनालिसिस करती कि अलग अलग स्टेट्स और यूटी में क्या परफॉर्मेंस रहा है। अब ये जरूर लिख लो आप, लीड्स के 4 पिलर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड से लिखेंगे, है ना। 4 स्तंभ लीड्स के, ये चारों लिख लो आप। चौथा वाले पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि चौथा वाला पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। कौन सी स्टेट से क्या परफॉर्मेंस दिया, वैसे तो पूछेंगे नहीं, बट इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो। ये पूरी चीज है, कोस्टल स्टेट्स में कौन कौन सी आ रही हैं, लैंडलॉक में कौन सी है, यूटी में कौन सी है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट पीएससी पूछ लेती है, बट आपके आइडिया के लिए आप ध्यान में रखो, आपको पता होना चाहिए भाई। क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। लिख लो, लॉजिस्टिक सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है लॉजिस्टिक क्षेत्र। लॉजिस्टिक क्षेत्र, ठीक है, लिख लिया ये। अब ये रिकमेंडेशन देखो, आप अब लॉजिस्ट मतलब इस सेक्टर को इंप्रूव करना है तो लीड्स फ्रेमवर्क को अडॉप्शन करना पड़ेगा। फोकस जो है वो एफिशिएंसी पर, एक्सेसिबिलिटी पर, लॉन्गिविटी पर जो है वो करना पड़ेगा, राइट। दक्षता, उपलब्धता, जवाबदेही, है ना, डिजिटलाइजेशन। ये बहुत बेसिक सी चीजें, ये आपको ऑलरेडी पता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स लेकर आओ, सिटी लेवल लॉजिस्टिक प्लानिंग लेकर आओ, है ना, ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर काम करो, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स, इनका उपयोग करिए। पूरी चीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दी है ना। ये फैक्ट लिख लो, लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया की जीडीपी का 13 से 14% कंट्रीब्यूट करता है, और इसमें 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है, 22 मिलियन प्लस। और नीचे लिख लो, टारगेट क्या है कि 10 मिलियन और जॉब्स क्रिएट करनी है 2027 तक। और फिर लिखो चैलेंज, सेम चैलेंज भी यही है, 13 से 14% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट लग जाता है जीडीपी का। और ग्लोबल एवरेज लिखोगे, ग्लोबल एवरेज है 8 से 9%। फिर लिख लो, ये हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जो है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इसी कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करना। ठीक है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक 139 कंट्री में से 138 आई है, ये भी लिख लो। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हालांकि मैं इतना ज्यादा लिखवाता नहीं हूं, बट क्या करेंगे, लॉजिस्टिक सेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें लिखवाना जरूरी है। पीएम गति शक्ति कोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होगा, आई गॉट कर्मयोगी और यूजीसी स्वयं। देखो ये पहले ही लिखवा चुका हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड 2024। ये बेसिकली अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये लॉजिस्टिक के अवार्ड है। और ये अवार्ड जो है वो एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं कि जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर में स्टार्टअप एमएसएमई अच्छा काम करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है। तो ये लिख लो आप, ये अवार्ड दिया जाता है इसमें, इस नाम से। एक NCAER भी जो है वो बताता है, वो ये लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो। ठीक है, बस इतनी चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए, हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे देश की सुरक्षा कवच का सबसे मजबूत हिस्सा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जानते हैं DRDO। क्या आप जानते हैं कि DRDO ने अपना 67 फाउंडेशन डे 1 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया? और यह सेलिब्रेशन था एक विजनरी लीडर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी के यादों के साथ, जो हम सबके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक के अंदर हम DRDO के विजन, मिशन और रीसेंट अचीवमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं, DRDO की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। तो 1958 में DRDO की शुरुआत हुई, जब टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हुआ। यानी कि TDEs, DTDP और DSO का मर्ज हुआ। और तब DRDO के पास सिर्फ 10 लेबोरेटरीज थी, और आज DRDO के पास 41 लेबोरेटरीज हैं और 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज मौजूद हैं। DRDO का मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ, बालस्य, बल बोलते ना, बलस्य, बल, स्ट्रेंथ, मूलम विज्ञानम लाइज इन साइंस, की स्ट्रेंथ जो है वो साइंस में है, पावर जो है वो साइंस में है। और इसका मिशन है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एडवांस्ड वेपनरी से इक्विप करना है। यानी कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एडवांस वेपन जो है वो देना, और आत्मनिर्भर बनना डिफेंस की फील्ड में, कि भाई हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अच्छा, इसका जो मोटो है उसको मैं थोड़ा मैं डेप्थ में चलता हूं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से। जैसे इसमें लिखा ना कि साइंस में ही पावर है। आज की डेट में क्वाइट पॉसिबल की हो सकता है आप इतने पावरफुल ना हो, ना पैसे से ना मसल से। समझ रहे हो ना, दो प्रकार की पावर होती है, या तो आप गुंडे बन जाओ, या तो जेब में इतना पैसा हो कि आप फेंक दो किसी के मुंह पे। हो सकता है इसी कमी के चलते आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपने प्रॉब्लम्स फेस की हो। चाहे आपके दोस्त ने आपको टीज किया हो, या आपके बॉडी को, फिगर को देखकर आप कई बार जो है वो रिजेक्ट हुए हो, राइट। बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, बट मैं एक इमोशन की बात कर रहा हूं जो हम सब ने कभी ना किसी सिनेरियो में फेस किया है। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप समझ रहे होगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चर्चा कर रहा हूं। होता है कई बार, पीपल यूज टू इग्नोर अस, एंड समटाइम्स इट हैपन कि कोई बड़ा आदमी जो है हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट करने लगता है अननेसेसरली, है ना। और कुछ अपने दोस्त होते हैं जिनकी सैलरी वगैरह थोड़ी हाई होती है, तो वो थोड़े से माहौल में जो है बैठकर जो है वो करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, दिखाते हैं, मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो, मेरे पास ऐसा वैसा। बट डू यू नो, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। अपने आप को रूम में पैक करो, आउटर वर्ल्ड से 1 साल तक कनेक्शन बंद कर दो, ओनली फॉर 1 ईयर। किसी से ना, किसी का फोन उठाने की जरूरत, ना किसी से बात करने की जरूरत, बात उसी से करना है जो आपका अपना है। और फालतू लोगों को एंटरटेन मत करो सिर्फ 1 साल के लिए। फिर जब आपका सिलेक्शन होगा ना, उसका जितने लोगों ने भी आपके साथ फ्लेक्स किया है ना, उनको दो पार्टी। फिर उस समय देखना उनकी औकात नहीं होगी आपके सामने फ्लेक्स करने की, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि अब आपके हाथ में जो आपके पेन की पावर है ना, वो किसी गुंडे की मसल पावर तो दूर की बात है, किसी पैसे वाले की भी करोड़ों की पावर से ऊपर है। तो आप इतने पावरफुल बनने के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो,
और अब सोच लो, इतनी पावर उसी को मिलेगी जो जी जान लगा के मेहनत करेगा, तैयारी करेगा। और इसमें सिर्फ आपको अवेयर रहना है और सिर्फ आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है। आई गारंटी, सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो, गेम आपका है, ट्रस्ट मी। तो मोटो देखा हमने डीआरडीओ, क्या बेहतरीन मोटो। फिर इसके अलावा डीआरडीओ के काम को समझना है तो उसकी टेक्नोलॉजी क्लस्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है गाइस। जैसे इसका एरोनॉटिक सिस्टम, यूएवीज और एरोस्टैट्स। इसके मिसाइल की बात करें हम लोग तो लॉन्ग रेंज और टैक्टिकल मिसाइल्स तैयार करती हैं, सोनार सिस्टम और सबमरीन टेक्नोलॉजी तैयार करती हैं, सेंसर, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो है ये तैयार करते हैं, इवन एम्यूनिशन और कॉम्बैट व्हीकल्स, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए एडवांस सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि सोल्जर को सपोर्ट मिलता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ के विजनरी अप्रोच को दिखाती हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ की 2024 की मेजर अचीवमेंट के बारे में, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एडवांस डिफेंस सिस्टम में एडीटीसीआर, एलआर, एलएसीएम, क्यूआरएसएम ऐसे इनिशिएटिव्स डिलीवर किए गए हैं। एएमसीए का डेवलपमेंट और आंध्र प्रदेश में मिसाइल टेस्ट रेंज का एस्टैब्लिशमेंट, 201 पेटेंट ग्रांट किए गए हैं और 226 पेटेंट फाइल किए गए हैं। एलएटीओटीएस एलएटीओटीएस के जरिए 256 इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप हुआ है, इंडस्ट्री एंगेजमेंट। अभी मत लिखना, बाद में बता दूंगा क्या क्या लिखना है। दिव्य दृष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे एआई टूल्स का डेवलपमेंट और ग्रीन प्रपल्जन सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। तो गाइस ये देखो, दिव्य शक्ति। इसके अलावा डीआरडीओ की सफलता के पीछे एक नाम जो हमेशा याद रहेगा, वो है अब्दुल कलाम साहब जी का नाम। आईजीएमडीपी का लीडरशिप उन्होंने लिया और पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइल सिस्टम डेवलप किए। पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट में उनका योगदान और विजन 2020 जैसे सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम के लिए उनकी सोच डीआरडीओ की ग्रोथ तक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। तो अब्दुल कलाम साहब जी के बारे में हमने बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो डीआरडीओ का विजन सिर्फ करंट अचीवमेंट तक सीमित नहीं है गाइस, फ्यूचर इनिशिएटिव पर भी उनका फोकस है। जैसे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर डीटीटीसी का सेटअप, डीआईए सीओईज के जरिए ट्रांसलेशनल रिसर्च को प्रमोट करना, स्टार्टअप और डीप टेक प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए नए फ्रेमवर्क्स। डीआरडीओ का सपना है एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर भी, जो उसके मोटो में साफ हम लोग को नजर आता है। सो गाइस, डीआरडीओ का काम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो क्या क्या चीजें लिखनी है, मैं बता देता हूं, याद ध्यान देना। अभी डीआरडीओ का क्या बनाया गया, 67 फाउंडेशनल डे, है ना? कब? 1 जनवरी 2025। इस समय फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी की लेगेसी को सम्मानित किया गया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको पता है। ये देखो, जो चीज पता है उससे रिलेटेड नोट्स नहीं बनाना, है ना? डीआरडीओ का फुल फॉर्म पता है तो सिर्फ डीआरडीओ लिखो, फुल फॉर्म बार बार नहीं लिखना है। नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतना आपको मजा आएगा। डीआरडीओ कब एस्टैब्लिश हुई? 1958। अब देखो, डीआरडीओ और उसके आगे 1958 लिख दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, मर्जर एस्टैब्लिशमेंट में किन किन चीजों का हुआ, तो ये फुल फॉर्म लिख लेना इनके, है ना? क्योंकि शायद आपको पता नहीं होंगे इसके फुल फॉर्म, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कभी यूज मत करना अंटिल अनलेस जब तक आपको फुल फॉर्म बताना हो, नहीं तो बाद में फिर सर्च करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। आज की डेट में 41 लेबोरेटरीज और 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं इनके पास। ठीक है। अब इनकी फिलॉसफी जो है वो क्या है, वो लिख लो, आदर्श वाक्य और इसका मिशन क्या है, वो पूरा पूरा लिख लो आप, ये पूरी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब टेक्नोलॉजी में किन किन चीजों के लिए जानी जाती है, वो सभी चीज के लिए जानी जाती है, अब हर एक चीज की लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 2024 के अचीवमेंट, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी चीज लिख लो यार,
क्योंकि ये क्या होता है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये डीआरडीओ के द्वारा। एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार, एडीटीसीआर। एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, एडीएफसीआर। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, MMMA। सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कॉमजैम एयरक्राफ्ट, SCA। एंटी टैंक इन्फ्लुएंस माइन, प्रचंड, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजीनियस EW सूट्स फॉर SUM-30 MKI। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मिसाइल टेस्ट रेंज, आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर लेना, आंध्र प्रदेश वाले में ये पूछा जा सकता है। पेटेंट्स वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने एंगेजमेंट जो है वो किया है। आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम जो है फोकस कर रहे हैं। इंडस्ट्री इंटरैक्शन ग्रुप्स फॉर ग्रेवियंस रिट्रेसल। फॉर ग्रेवियंस रिट्रेसल तक बस लिख देना कि शिकायत वगैरह किसी को होती है इंडस्ट्रीज में, तो उन्होंने एक अलग ग्रुप बना के रखा हुआ है। दिव्य दृष्टि AI टूल, ब्रैकेट में लिखना, दिव्य दृष्टि ब्रैकेट में AI टूल। बस। ठीक है। अब्दुल कलाम साहब जी का नाम लिखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। ये सब मिसाइल्स का नाम लिख लो। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग मिसाइल्स। या मिसाइल लिखो डैश पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। यानी कि इन सब मिसाइल से एसोसिएटेड है अब्दुल कलाम साहब। फिर नीचे लिख दो उसके पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। कलाम राजू स्टेंट। स्टेंट पता है ना, किसी को हार्ट अटैक आता है तो आर्टरीज में जो है वो स्टेंट लगाया जाता है, ब्लड फ्लो को जो है वो रिलीज करने के लिए प्रॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके UPPCS के लिए। DTTC, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर DTTC, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर शुरू किया गया। ठीक है, बस इतना ही लिखो, काफी है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आज ज्यादा हो गई है। CBI से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कल। होपफुली आपने क्वेश्चन जो है वो का आंसर जो है वो दे दिया होगा। और ये ब्रेल से रिलेटेड भी बहुत इजी चीजें थी जो मैंने आपसे पूछी थी, और मेंस के क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। ठीक है। अब ये तो कल वाले टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए, अब आज वाले टॉपिक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब गाइस देखिए, तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव सामने आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक ऐसा रहस्य है गाइस जो लगभग 100 सालों से सुलझ ही नहीं पाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की यहां पे बात हो रही है। तमिलनाडु सरकार ने एक धमाकेदार ऑफर दिया है। 1 मिलियन US डॉलर का प्राइस, यानी कि लगभग 8 8 1 करोड़ का प्राइस। तो अपने जो बेरोजगार दोस्त हैं उनको बोलना कि भाई 8 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और तुम्हें एक काम करना है। और वो क्या काम है? तो न्यूज ये है कि तमिलनाडु ने एक बताया है कि इंडस सिंबल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और ग्राफिटी मार्क्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये पता लगाओ। क्या ये एक द्रविडियन लैंग्वेज का हिंट हो सकता है? तो इसके बारे में पता लगाने के लिए तमिलनाडु ने एक ऑफर दे दिया कि जो पता लगाएगा उसको जो है वो 1 मिलियन US डॉलर का प्राइज मिलेगा। तो ये थी गाइज एक छोटी सी न्यूज, तो इसी से रिलेटेड। बट इंडस स्क्रिप्ट की बात करें गाइस तो इसकी मतलब पहली बार जो डिस्कवरी हुई थी ये 1920 में हुई थी। सर जॉन मार्शल की टीम ने सील्स, यानी कि जो सिप्पियां वगैरह नहीं होती, और इसके अलावा सील वैसे वो भी होता है, मार्किंग को भी जो है वो कहा जाता है। फिर टेराकोटा हुए, टैबलेट्स हुए, और मेटल आर्टिफैक्ट्स भी कुछ हैं। पर इसे आइडेंटिफाई किया, यानी कि इंडस में कुछ चीजें लिखी हुई थी तो उसको इन्होंने, सर जॉन मार्शल और उनकी टीम ने आइडेंटिफाई किया। लेकिन
ये इस स्क्रिप्ट की खासियत क्या है? गाइस, ये मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आया भी जा सकता है। और कभी कभी बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल भी यूज होता है, तो ये स्टाइल भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। सिंबल शॉर्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 26 कैरेक्टर का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 26 कैरेक्टर का, यानी कि लॉन्गेस्ट कैरेक्टर का एक सिंबल हम लोग को देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि ये एक राइटिंग सिस्टम था या सिर्फ सिंबल? क्या आपको क्या लगता है? आप इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखकर बताना। अब स्कॉलर्स की थ्योरीज की बात करें तो तीन मेन पर्सपेक्टिव इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक पहला जो पर्सपेक्टिव वो है द्रविडियन हाइपोथीसिस का। एरावाथम महादेवन और एस्को पर परपोला ये कहते हैं कि ये ओल्ड तमिल या द्रविडियन लैंग्वेज से कनेक्टेड हो सकता है। परपोला ने फिश सिंबल को मीन से लिंक किया और फिश और स्टार दोनों का मीनिंग ये देता है। फिर संस्कृत से इसका लिंक किया गया। कुछ स्कॉलर्स ने इस स्क्रिप्ट को कहा कि ये संस्कृत और वैदिक पीरियड से है, जैसे एस आर राव। लेकिन टेम्पोरल मिसमैच की वजह से ये थ्योरी वीक हो जाती है। फिर कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, ये स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज नहीं थी बल्कि सिंबल्स थे, ट्रेड, पॉलिटिक्स और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। तो गाइस, क्या आपको पता है कि इंडस स्क्रिप्ट को डेसिफर करना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन? पहली चीज तो बाय लिंगुअल टेक्स्ट नहीं है, जैसे रोसेटा स्टोन था। टेक्स्ट इनके, यानी कि जो वर्ड्स वगैरह हैं इनके काफी शॉर्ट है, इसलिए ज्यादा एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज अननोन है, कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है। सिंबलिक वेरिएबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, लगभग 62 से 676 सिंबल्स तक है। एविडेंस भी लिमिटेड है, सिर्फ 3500 इंस्क्रिप्शन अभी तक जो है वो मिले हैं। तो ये सब इश्यूज। तो इमेजिन करिए कि अगर ये स्क्रिप्ट डिकोड हो जाए तो क्या होगा। हमें लिंग्विस्टिक और कल्चरल इंसाइट मिलेगा कि किस प्रकार से लैंग्वेजेस का कनेक्शन आया। हड़प्पन इकोनॉमी और गवर्नेंस हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। साउथ एशिया की हिस्ट्री और भी क्लियर हो जाएगी और ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन कम्युनिकेशन के इवोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हुआ। तो अब क्या करना चाहिए? तो देखो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें जरूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट, लिंग्विस्टिक, एआई एक्सपर्ट्स मिलकर काम करें। एआई मॉडल का हम उपयोग कर सकते हैं पैटर्न और मीनिंग फाइंड आउट करने में। नई साइट्स एक्सप्लोर करना जरूरी है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी से हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट हो सकती है। तो गाइस, ये इंडस स्क्रिप्ट सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हमारे पास्ट का एक आईना है ना। और हो सकता है कि अब तमिलनाडु के इस इनिशिएटिव से लोग थोड़ा इंटरेस्ट के साथ जो है वो इस पर काम करें, और हो सकता है कि आगे चल के हमें ये क्या लिखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में वो क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए तो सिर्फ आप ये न्यूज के बारे में डाल दो कि तमिलनाडु सरकार ने जो है वो $1 मिलियन का प्राइज अनाउंस किया है कि जो भी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के बारे में बताएगा उसको $1 बिलियन मिल जाएंगे। बाकी ये सब चीजें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर जॉन मार्शल के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, और इसमें आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आप कवर करते ही हैं पूरी चीज, जैसे कि बॉस्ट्रोफिडॉन स्टाइल। ये सब चीजें आपके जीएस में आ जाती हैं। और आपको बेटर तरीके से तैयारी करनी है तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी कराते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइटिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ बहुत, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसमें आपको थ्योरीज में डिटेल में मेंशन रहता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो तीन प्रकार से उसकी थ्योरीज हैं। एक द्रविडियन है, दूसरी संस्कृत है, और तीसरी जो है वो नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल थ्योरी है। ये तीन चीज बस जो है आप लिख सकते हो, और इस तीन चीज लिखो तो ब्रैकेट में इनके नाम लिख लो कि कौन स्कॉलर्स थे, किन्होंने दावा किया है। तो बस इनके नाम जो है वो आप लिख सकते हो बस। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि क्यों हम ये स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से लिंकेजेस वगैरह होंगे। बस इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही था, समझने की चीज है और नोट नोट डाउन, रिकॉर्ड डाउन करने की चीज है। अब गाइस देखो, ये वाला टॉपिक जो है वो ज्यादातर सुनने वाला टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर पीरियोडिक लेजिस्लेटिव रिव्यू के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये जरूरत हाईलाइट की है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के दौरान कहा है
कि लॉज ऑफ पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए ताकि उनकी इफेक्टिवनेस और लूप होल्स आइडेंटिफाई की जा सके। यह बात सेक्शन 81 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, और यह सेक्शन इलेक्शन पिटीशंस फाइल करने के लिए 45 दिन का टाइम लिमिट सेट करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट मैकेनिज्म प्रपोज किए हैं जो इंश्योर करें कि लॉज अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं और सोसाइटल नीड्स के साथ अलाइंड है कि नहीं। समझ में नहीं आया? और सिंपल तरीके से तोड़ूं तो सिंपल तरीका ये, सिंपली कोर्ट ने कहा है कि अगर कानून बनाए जा रहे हैं तो इस चीज को इंश्योर करो कि उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं कि इससे समाज का उद्धार होना चाहिए, वो है कि नहीं, इस चीज को इंश्योर किया जाए। और कहीं कोई लूपहोल तो नहीं है कानून में, यह भी देखा जाए, उसके बाद फिर कानून बनाए। तो आइए थोड़ी सी चीजें समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में। हालांकि ये टॉपिक आप पॉलिटी में कवर करते ही हो। तो इस कानून का मेन फोकस क्या है कि इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस को रेगुलेट करना है ना, कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस हो। इसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट्स एलोकेट करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डीलिमिटेशन शामिल है, परिसीमन जिसको हम लोग बोलते हैं। वोटर्स के लिए क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस, इलेक्टोरल रोल बनाने का पूरा तरीका, ये पूरी चीज आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मिलती है। अब इसका सेक्शन 81 जिसकी बात हुई है कि इलेक्शन पिटीशंस को 45 दिन के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है। ग्राउंड्स हो सकते हैं करप्शन, इलीगल प्रैक्टिसेस या इलेक्टोरल लॉज का उल्लंघन। अब क्यों कोर्ट बोल रही है कि भाई आपको इसको पीरियोडिक रिव्यू करो? क्योंकि ये कानून आउटडेटेड है। सामाजिक, तकनीकी और पॉलिटिकल चेंजेस के कारण कई कानून आउटडेट हो चुके हैं। अब एग्जांपल्स ले हम लोग बेनिफिशियल रिव्यू का, जैसे आईटी एक्ट सन 2000 के अमेंडमेंट्स साइबर क्राइम एड्रेस करने के लिए लाए गए। यूएस पेट्रियट एक्ट में चेंजेस सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी का बैलेंस बनाने के लिए थे। और आज की डेट में जो चैलेंजेस वही है कि सेक्शन 81 का 45 दिन का लिमिटेशन कभी कभी जेन्युइन इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रोक देता है। तो ये सबसे बड़ा एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इफेक्टिव लॉज जो है वो नहीं होते, है ना। और कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, उसको सही नहीं किया जा रहा। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की जो है अगर हम चर्चा करें तो यूके की बात करें तो लॉ कमीशन ऑफ इंग्लैंड और वेल्स रेगुलर लॉ रिव्यू करता है। एग्जाम्पल विच क्राफ्ट एक्ट 1735 को रद्द करना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लॉ रिफॉर्म कमीशन सिस्टमैटिकली लॉज का इवेल्युएशन करती है। बट कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी जो है वो हम चर्चा करें तो ग्रे एरियाज और बॉटल नेक्स को समझना और उन्हें करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ग्रे एरियाज यानी कि जो लूप होल्स हैं, मिसयूज हो रहे हैं, उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 498A का आईपीसी का मिसयूज हो रहा है। फिर कानून को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ अलाइन करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं जुड़े, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना जिससे कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो कानून मेकिंग की प्रक्रिया में जो है वो बने। बट चैलेंजेस भी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। पॉलिटिकल एजेंडा इस प्रकार के सुधार को डाइवर्ट कर देते हैं। जुडिशरी लेड रिव्यूज कभी कभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। कानून का इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। पब्लिक को लीगल न्यूसेंस का लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होता है जो रिव्यू प्रोसेस को अंडरमाइन जो है वो करता है, कि पब्लिक को ज्यादा लीगल चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया के अंदर लीगल रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, ये लिख लो इस टॉपिक के अंदर। जो लीगल रिफॉर्म के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन जो काम करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोग पढ़ते हो। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम में आती है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब हमारी कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली सुधार लाने पर जो है वो काम करते हैं। फिर इसके अलावा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट और रिसोर्सफुल बनाना बहुत जरूरी है। माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म्स और एआई टूल्स का उपयोग करके पब्लिक के साथ कंसल्ट करना और लीगल इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी है। यूके और ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करें। लॉ रिव्यूज के लिए डेडिकेटेड बजट और लीगल प्रोफेशनल की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर हम काम करें, है ना। तो ये सब चीजें हैं।
तो गाइस पीरियोडिक लेजिस्लेटिव रिव्यू से कानून को इफेक्टिव और रेलिवेंट बनाया जा सकता है। इससे शासन और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो ये था एक पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट लिख लो। और ये भी न्यूज वाली चीज भी लिखने की जरूरत नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी नेसेसिटी प्रस्तुत करी है कि पीरियोडिक लॉ रिव्यू जो है वो होना चाहिए, राइट। वो अभी मत लिखो, आप सिर्फ इंस्टीट्यूशन के नाम लिख लो नोट्स के परस्पेक्टिव से, बस दैट्स इट। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उजाला स्कीम के बारे में, नॉट उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम इज डिफरेंट एंड अब जो बात हो रही है वो उजाला स्कीम की है। अब आप मुझे पहले तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है, क्या है, तीन चार पॉइंट्स। तो हम बात करेंगे उजाला स्कीम के बारे में और साथ ही जानेंगे SLNP यानी कि स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में, है ना। अभी कुछ मत लिखो, बाद में लिखवाऊंगा। ये दोनों स्कीम कैसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग लाकर बिजली की बचत कर रही है और पर्यावरण को भी बचा रही है, सब कुछ इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे, वो भी डिटेल में। तो आइए सबसे पहले तो उजाला स्कीम के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। तो उजाला स्कीम की शुरुआत गाइस 5 जनवरी 2015 को हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पुराने जो इनकेंडिसेंट जो बल्ब थे, यानी कि वो जो ऑरेंज कलर की लाइट मारते थे, और CFLs जो थी, उनको रिप्लेस करना था एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब से। जानते हो पहले LED बल्ब की कीमत ₹450 तक थी, लेकिन उजाला ने इसे ₹70 पर लेकर आ गई कि हर एक घर पर यह लगाई जा सके। इसने पूरे देश की एनर्जी कंजम्पशन ड्रास्टिकली कम कर दी। मेन फीचर्स के बारे में इसके हम लोग जो है वो चर्चा करें गाइस। तो LED बल्ब इसमें ₹70 का मिल रहा है। LED ट्यूबलाइट इसमें ₹220 की कर दी। एनर्जी एफिशिएंट फैंस यानी कि जो पंखे थे वो ₹1110 के कर दिए। ग्राम उजाला इनिशिएटिव 2021 का था, सिर्फ ₹10 में गांव क्षेत्रों में जो है वो, यानी कि गांव क्षेत्रों के घरों में जो है वो बल्ब प्रोवाइड किया जा रहा था। सोचिए आप, ये तो इस स्कीम के फायदे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो ये लिखा हुआ है पूरा कि ₹10 में ग्राम उजाला इनिशिएटिव। फिर सिर्फ घरों तक ही नहीं, हमारे शहरों और गांव की सड़कों पर भी रोशनी का स्तर बदला है। और उसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम का। किसका? स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। इसने बेसिकली सड़कों पर लाइट लाने का जो है वो बंदोबस्त जो है वो किया। आपको बता दें कि इसने पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को एनर्जी एफिशिएंट LED स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस कर दिया। यानी कि आप अगर 7-8 साल पुराने अगर रोड्स को दिमाग पे रखें अपने, तो आपको पता वो ऑरेंज कलर की बड़ी बड़ी लाइटें लगती थी, बड़ा बड़ा लैंप रहता था, है ना। उसको रिप्लेस कर दिया LED स्ट्रीट लाइट से। म्युनिसिपैलिटी को इनिशियल कॉस्ट का बर्डन नहीं उठाना पड़ा। EESL ने अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो बियर किया और एन्युइटी पेमेंट्स से रिकवर की, यानी कि धीरे धीरे करके पेमेंट रिकवर की। ओवर 1.34 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। इनके अचीवमेंट्स की जो है वो चर्चा करें तो अगर उजाला के अचीवमेंट्स की बात करें तो 36.87 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हर साल। 47,883 मिलियन किलोवाट आवर की एनर्जी सेविंग्स हुई। 19,153 करोड़ रुपए की बचत हुई। SLNP के अचीवमेंट्स की बात करें तो हर साल 9,001 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी बची। 6.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस हुआ। तो ये सब फायदे हम लोग को इसके अंदर देखने को जो है वो मिलते हैं। बट अगर हम LED वर्सेस ट्रेडिशनल लाइट के बारे में बात करें, यानी कि LED, CFL और ICLs जो है, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो LED बल्ब CFL से 50% और ICL से 90% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। LED बल्ब की जो ड्यूरेबिलिटी यानी कि लंबा चलते हैं, 25 गुना ज्यादा चलते हैं इन सब बल्बों से। LED किसी प्रकार से कोई एमिशन रिलीज नहीं करते, बट CFLs जो है वो मरकुरी उसके अंदर रहते थे, वो मरकुरी रिलीज करते थे। बट गाइस चैलेंजेस भी हैं काफी सारे। तो ये योजना में कुछ चुनौतियां थी और अभी भी हैं, जैसे कि उजाला और SNLP की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने की अब जरूरत है। टाइम पर रिप्लेस करना और मेंटेनेंस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कमर्शियल बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना जरूरी है। तो ये था प्रॉपर एनालिसिस। हमने डिस्कस किया कि लाइटनिंग इंडिया पाथ टू एनर्जी एफिशिएंसी के इस टॉपिक को।
और इसमें हमने जो स्कीम की बात करी वो सिर्फ योजना नहीं है बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक कदम है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। तो आप कुछ मत करो, पहली चीज तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, इसका फुल फॉर्म लिख लो, उजाला का। 5 जनवरी 2015 इसके नीचे लिख दो, सन में आ जाएगा, इस दिन लॉन्च हुई। ये इसकी 10वीं एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली। फिर इसके अलावा दूसरी स्कीम का नाम लिख लो, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। तो अब आपको समझ में आ ही गया है, ये फोकस कर रही है किसके ऊपर, एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज के ऊपर। पुरानी जो ये जो CFL ICLs जो है, इनकेंडिसेंट लैम्प जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको इनका रिप्लेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। चाहो तो लिख लो, तो फुल फॉर्म लिख लो, CFL ICLs का, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प्स। ठीक है, बस इतनी चीज लिख लो और कुछ नहीं। अब आपको ऑलरेडी पता, मिनिस्ट्री का नाम लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप जानते ही हो। चाहो तो लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL, इसके द्वारा जो है ये स्कीम चलाई जाती है। ठीक है, बस बाकी ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्राइस वगैरह सब्सिडाइज इन्होंने जो है वो किया हुआ है। फायदे वगैरह मैंने आपको इसके ऑलरेडी जो है बता ही दिए हैं। बस दैट्स इट। अब देखो गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आप लोग के लिए सुनने वाला टॉपिक है। हम एक ऐसे सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं अ, जो हर घर के खर्चे का हिसाब रखता है और देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण है। हम बात करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024 के बारे में, यानी HCES के बारे में, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये सर्वे गाइज हमारे रोज के खर्चे और सरकार की योजना की सफलताओं को समझने का एक जरूरी जरिया है। तो सिंपल तरीके से इसको मैं आपको समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है। तो ये सर्वे का काम है गाइस, जितने भी घर के खर्चे होते हैं ना, इस पर नजर रखना। ये पहली बार 1951 में शुरू किया गया था। सोचिए कितना पुराना ये सर्वे हम लोग को देखने को मिल रहा है, और किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जरूरी डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिवाइज करना और जीडीपी बेस ईयर अपडेट करने का काम इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। गरीबी और इनइक्वालिटी को मेजर करने का ये एक इंपॉर्टेंट टूल है। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि लोग हर साल, मतलब हर महीने अपने घर पे कितना खर्च करते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर तरीके से ये आंकड़ा जो है वो इसमें बताता है। देखो अपन ने डिस्कस कर लिया डेटा कब से कलेक्ट हो रहा है, इसका क्या फायदे वगैरह हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। बट हम अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि आज की डेट में जो गांव क्षेत्रों का जो MPCE है, यानी कि ये मंथली पर कैपिटा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये 9.3% बढ़ गया है। अर्बन एरियाज में 8.3% बढ़ गया। एवरेज अगर गांव क्षेत्र की बात करें 4122, और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 6996। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और वेलफेयर के इंप्यूटेड वैल्यूज के साथ अगर देखा जाए तो ये और बढ़कर 4247 और 7078 जो है वो हो गया है। गैप 2011-12 के 83.9% से गिरकर 69.7% हो गया। ये दिखाता है कि रूरल कंजम्पशन फास्टली जो है वो ग्रो कर रहा है, राइट। अब हर स्टेट का कंजम्पशन गाइस अलग होता है। सबसे ज्यादा खर्चा सिक्किम में हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे वो रूरल एरियाज की बात करें या अर्बन एरियाज की। सबसे कम खर्चा हो रहा है छत्तीसगढ़ में। फिर गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी ट्रेंड की बात करें तो गांव क्षेत्रों में कम हुआ है, अर्बन एरियाज में ज्यादा हुआ है। खाने पर खर्चा जो है गांव क्षेत्रों में ज्यादा है, 47.04%, अर्बन एरियाज में कम है, 39.68%। ठीक है, इसमें बेवरेजेस का भी कंजम्पशन जो है और प्रोसेस फूड का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। वो वही हमने कल भी डिस्कस किया था कि आजकल लोग ट्रांस फैट फास्ट फूड्स, यानी कि 30 रुपए में दाल चावल खाने की जगह लोग 30 रुपए में चाउमीन खा रहे हैं। रूरल एरियाज में मेडिकल की बात करें और अर्बन एरियाज में रेंट और एंटरटेनमेंट की बात करें, इस पर ज्यादा खर्चा होता है। अब ये सब डेटा सरकार के लिए कैसे काम करते हैं ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है, कि पॉलिसी मेकिंग में इसका क्या रोल है। तो देखो यार, खर्चे देख के सरकार जो है वो वेलफेयर स्कीम्स बनाती है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ऑलरेडी पता है। सरकार फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है कि भाई खर्चे बढ़ रहे हैं तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग करो, है ना। अफोर्डेबल हाउसिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करती है। बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में टारगेटेड पॉलिसीज बनाने पर काम करती है। तो ये जो रिपोर्ट आई है गाइस, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और जो डिस्पैरिटीज यानी कि कितना गैप चल रहा है उस रूरल और अर्बन के बीच में, उसको समझने का एक टूल हम लोग को देखने को मिलता है। बस और कुछ नहीं है यार इस टॉपिक के अंदर। आप बस इसके अंदर ये चीज मेंशन कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। 2023-24 की रिपोर्ट रिलीज हुई है। डेटा वगैरह उतना कुछ खास काम का नहीं है आपके लिए याद रखने के लिए अभी के लिए। ये शुरू हुई थी 1951 से, ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। इसके अंदर जैसे सीपीआई होता है, जीडीपी का बेस ईयर होता है, उसको रिवाइज करने के लिए इन डेटा को देखा जाता है ना। इसके डेटा को देखा जाता है। अगर लिखना चाहो तो है वो थोड़ा सा लिख सकते हो कि खर्चा जो है वो अब लिखना क्या, आपको पता ही है यार, खर्चा हर जगह बढ़ा है, चाहे वो गांव क्षेत्र की बात हो चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात हो, हर जगह खर्चा तो बढ़ा ही है ना, 8-9% देख लो आप, लिखा हुआ है इसमें। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इतना कुछ खास। बस दैट्स इट, इतना ही पूरा टॉपिक था गाइस ये वाला। इसके अंदर और कुछ नहीं था। एडिबल ऑयल यानी कि खाने में यूज किए जाने वाले तेल की यहां पर बात हो रही है। महीने 2-3 महीने में ये टॉपिक एक बार देखने को मिल ही जाता है। तो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे मिशन के बारे में जो सिर्फ भारत को इंपोर्ट डिपेंडेंसी से मुक्त नहीं करेगा बल्कि हमारे किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाने वाला है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स कि कहां से सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली ऑयल पाम की मैं बात करूं तो आप लोग लिखकर बताओ। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम यानी कि NMEO-OP। क्या? NMEO-OP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। तो आओ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो पहली तो खबर की बात करें तो खबर यह है कि कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि ऑयल पाम के प्लांटेशन टारगेट्स को प्रायोरिटी दें। इस मिशन के तहत नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम, इसका लक्ष्य क्या है कि हमारी एडिबल ऑयल यानी कि खाने में यूज किए जाने वाले तेल के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना, किसानों की इनकम बढ़ाना और सस्टेनेबल ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट करना। यानी कि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा ऑयल पाम पर जो है वो काम करो, अ, खाने में यूज किए जाने वाले तेल पर, एडिबल तेल पर काम करो। तो आओ बैकग्राउंड को जो है वो समझते हैं सबसे पहले तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो हमारे देश में क्रूड पाम ऑयल यानी कि कच्चा जो पाम ऑयल होता है इसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बनाई गई है। सिंपल सी चीज है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, नाम में ही पूरी चीज छुपी है। 2025-26 तक मिशन का टारगेट है 6.5 लाख हेक्टेयर नई ऑयल पाम कल्टीवेशन और टोटल एरिया 10 लाख हेक्टेयर तक ले जाना। सोचो, सीपीओ यानी कि क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन जो 2019-20 में सिर्फ 0.27 लाख टन था, 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंच सकता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इस मिशन का नाम लिख लो। ये मिशन का नाम लिख लिया। अब आप ये जो है वो लिख लो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। अब ये अब ये नाम से ही आपको समझ में आ गया ना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ऑब्वियस ही बात है कि ऑयल प्लांटेशन को ये ऑयल पाम के प्लांटेशन को बढ़ाने का ये मिशन है, ये स्कीम है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना, ये लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एम लिख लो आप कि 25-26 तक टारगेट लिखो, 25-26 तक एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर जो है वो ऑयल पाम को एक्सपेंड करना है। बस इतना लिख लो, ये सब टारगेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पर स्पेशल फोकस है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर खास ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वहां की एग्रो क्लाइमेटिक पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो चाहो तो ये चीज लिख सकते हो कि स्पेशल फोकस जो है वो किसके ऊपर रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड पर, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है जहां पर ये पेड़ उग सकते हैं। अब कुछ फीचर्स के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं इसके। फार्म सपोर्ट मैकेनिज्म, वाइबिलिटी प्राइस मैकेनिज्म से फार्मर्स को इंटरनेशनल प्राइस के मतलब उतार चढ़ाव से बचाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, इंटरनेशनल प्राइस गिर गया, बढ़ गया,
तो ऐसा ना हो इसलिए उनको एक स्टेबल प्राइस दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट्स होती हैं। प्लांटिंग मटेरियल यानी कि अगर कोई किसान इसको लगा रहा है तो उसके लिए अलग से असिस्टेंस 12,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। सोचिए आप, ये लिख लो आप भाई। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जा रहा है प्लांटेशन के लिए, कि जो प्लांटेशन करते हैं, ये वाला पॉइंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो आपको ऑलरेडी पता है, सरकार इस पर काम करती है। सरकार इस पर भी काम कर रही है कि भाई इंटरनेशनल प्राइजेस जो है वो अप डाउन ना हो। तो वो बेसिक सी चीज है, वो लिखने की जरूरत, इसको जरूर लिख लो, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट एडिशनल 2% जो है वो सीपीओ प्राइस जो है वो बियर करता है, यानी कि इसके प्लांटेशन का प्राइस बियर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड क्लियरेंस के लिए और सपोर्ट दिया जा रहा है। जियो मैपिंग और ड्रोन सर्विलांस जैसे टूल जो है वो ट्रांसपेरेंसी और प्रोग्रेस को जो है वो कर रहे हैं, मॉनिटर जो है वो कर रहे हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब चैलेंजेस क्या है भाई? तो देखो, पहली चीज तो राज्यों द्वारा दिए गए फंड्स का पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। प्लांटेशन टारगेट्स में डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जो पैसा देते हैं सरकार, अब उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ये लोग। ऑयल पाम कल्टीवेशन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की कमी है, ये एक बड़ी समस्या है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य तो आगे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में एडॉप्शन काफी पीछे है। अभी तक 3.7 लाख हेक्टेयर्स पर ही ऑयल पाम कल्टीवेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो उसको बढ़ाना है हम लोगों को। अब पाम ऑयल या ऑयल पाम की बात करें, इसकी ईल्ड सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसका प्रोडक्शन का ही सबसे ज्यादा होता है। मीजोकार्प से पाम ऑयल और कर्नेल से पाम कर्नेल ऑयल मिलते हैं। इंडिया अपनी एडिबल ऑयल की नीड का 60% इंपोर्ट करती है, बात तो आपको ऑलरेडी पता है। ज्यादातर हम लोग इंपोर्ट इंडोनेशिया से जो है वो करते हैं, राइट। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन कंट्री से सबसे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इससे आने वाले इंपोर्ट को हम लोग को जो है वो रिड्यूस करना है। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। होपफुली आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे ही दिया होगा, रेगुलर सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज, ये एक सिर्फ मिशन नहीं था, ये एक मूवमेंट है जो हमारे देश को, जो खाने वाला जो तेल है, उसमें आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी एक जानकारी होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ट्रैंक्विलाइजेशन समझते हो आप लोग? कोई कुछ लोगों ने फोटो देखी होगी, वीडियो देखे होंगे कि थाईलैंड के आसपास, जैसे आप भी जब एग्जाम क्रैक करोगे, फिर उसके बाद आपकी शादी होगी या हो चुकी होगी, अभी आपकी शादी शायद कुछ लोगों की, तो आप एग्जाम लिख रहे होगे, क्रैक हो गया आपका एग्जाम, फिर आप जाओगे ना ट्रिप पे थाईलैंड, है या फिर, वैसे तो पटाया है थाईलैंड तो शादी से पहले ही जाया जाता है। तो एनीवेज, आपने फोटो देखी होगी कि वहां पर एक टाइगर बैठा हुआ है, उसको लोग छू रहे हैं, है ना। दिव्यंका त्रिपाठी का आपने नाम सुना होगा, बीच में वो गई थी। वो एक्चुअली मेरी फैमिली फ्रेंड है। तो एक्ट्रेस जो है ना दिव्यंका त्रिपाठी, तो मेरे फादर की जहाँ पे शॉप है, उसी लाइन में उनके फादर की भी शॉप है, यानी कि ये बहुत पुराने दोस्त हैं ये, मतलब स्टार्टिंग से ही। तो अभी उनका जो छोटा भाई है ऐश्वर्या, वो इंडिगो में पायलट है, तो उसकी भी जस्ट अभी शादी हुई, तो अभी बीच में ये पूरी फैमिली गई हुई थी। ऐसा होता है, काफी सारे लोग जाते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, पता होगा आपको। वहां पर शेर को जो है वो ऐसे हाथ रख सकते हो शेर के ऊपर आप। शेर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है, यानी कि उसको आप कह सकते हो नशे दिए जाते हैं, ड्रग्स में रखा जाता है, जिससे कि वो एग्रेसिव ना हो। बट फिर भी वहां जाने के लिए पता है एक फॉर्म लिखवा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी वहां पर बहुत मौतें भी हुई हैं। फॉर्म भरवा दिया जाता है कि भैया आप अपनी रिस्क पे जा रहे हो, क्योंकि आपको, अब शेर है भाई वो, ऐसा वैसा तो नहीं है भाई कि ट्रैंकुलाइज कर दिया और नशे में कुछ नहीं कर पाएगा, उसका एक पंजा ही पड़ जाएगा तो इंसान मर जाएगा। बड़ी बड़ी जो जीप होती है ना, हैवी व्हीकल, थार वगैरह, एक पंजा मार के उसका इंजन गिराने की दम रखता है टाइगर। इतना खतरनाक, इतना पावरफुल होता है, इसलिए तो वो टाइगर है। तो देखो, ट्रैंकुलाइजेशन ये चीज होती है जो मैंने भी आपको बताई, कि उसको ड्रग्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। तो ट्रैंकुलाइजेशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। भारत पोल, अरे यार, भारत पोल पोर्टल के बारे में तो अभी बीच में हमने डिस्कस भी किया हुआ है यार। इस पोर्टल के बारे में अब मेरे ख्याल से कल परसों वाले टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था ना। ट्राई करो इसका आंसर जो है वो बताने की, भारत पोल पोर्टल का। ठीक है। अब यही भारतपुर पोर्टल साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए है, उससे रिलेटेड मेंस का भी क्वेश्चन है, ट्राई करना 120 वर्ड में इसका आंसर लिखने की। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही था गाइस। और अब मैं मिलूंगा आपको मंडे को। और होपफुली मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, आप अपने आंसर्स लिखिए, अच्छा लगा है तो अप्रिसिएशन लिखिए कि हाँ भाई अच्छा रहा सेशन, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए। वैसे जरूरत नहीं है, जितनी चीज मैं करा तो मैं खुद से ही आपके लिए इंप्रूवमेंट की चीजें तो कर ही देता हूँ। चलो,
जय हिंद।